हेलो एंड वेलकम ऑल। तो दो सेशंस या दो पारी की बात हम बजट की कर चुके हैं। अब हम बजट का अगला सेशन जो है वो शुरू करते हैं, और बजट का अध्ययन हम जो कर रहे हैं उसमें हम डिटेल से सारी चीजें देख रहे हैं, ताकि किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमसे जो पूछा जाए वो उसमें हम पीछे ना रहें। ठीक है, तो 146 तक हो गया था, और 147 से मतलब प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण से अभी हम देखेंगे। प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण में मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, अगर मैं इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूं तो जिन जिला मुख्यालय की दूरी 100 किलोमीटर से अधिक है और आमजनों को जो समस्याएं हो रही है, तो उसके लिए समय समय पर नए जिले बनाने के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हो रहे हैं। तो इन मांगों को देखते हुए नए जिलों के लिए अभिशंसा देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को प्राप्त होने पर समुचित निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि काफी ज्यादा ये मैं कहूँ तो स्पेकुलेशन थी कि 5 से 8 जिले नए बनने वाले हैं। अलग अलग जो नए जिलों की कतार में जो शहर है उनके नाम भी थे, लेकिन इस बजट में फिलहाल तो नए जिले घोषित नहीं किए गए हैं। ये जरूर कहा है कि नए जिलों की जगह जब जैसे ही वो कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद नए जिले घोषित करेंगे। उसके बाद अब देखो क्या है, कुछ उप तहसीलों को तहसील बनाया है, कुछ तहसीलों को उपखंड बनाया है, कुछ नगर पालिकाएं नई बनी है, और कुछ जो नगर पालिकाएं पुरानी थी उनको प्रमोट करके नगर परिषद या नगर निगम बनाया गया। तो वो सब हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन से शहरों को प्रमोट करके तहसील, ये देखिए उप तहसील से तहसील ये वाली है, ठीक है। फिर किसको उपखंड बनाया और ऐसी ऐसी कौन कौन सी व्यवस्था की है, तो वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई उप तहसील जो है इनमें से किस जगह को उप तहसील बनाया है और 4 ऑप्शन दे दिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीजें ये है कि ये जगह कहाँ पे है ये हमें पता रहनी चाहिए। राजलदेसर कोई आपसे पूछे तो चूरू में आपको पता रहना चाहिए। अगर बटाड़ू की बायतू की बात करूं तो बायतू का जो वेल टेम्पल है और वहां पे मिला हुआ जो आर्किटेक्चर कुछ स्ट्रक्चर्स है, दिस आर वेरी ओल्ड एंड आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कोलायत हमें पता है हमारी एक धार्मिक नगरी है, और कपिल मुनि की जो है ये कर्मस्थली रही है। तो ऐसे जो ये जगह है ये वैसे भी आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, और राजस्थान ज्योग्राफी के हिसाब से आप जब एक प्रशासक बन रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। पिलानी, बिट्स पिलानी यहाँ पे कार्यरत है, झुंझुनू में है, रायथल बूंदी में है। तो ये जो जगह है इनका एक खाका आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से ये जो है ये यहाँ पे उप तहसील खोली जाएगी। तो फिर वही वाली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीजें कहाँ पे। कोई आपसे पूछ ले बसेड़ी कहाँ पे पड़ता है, तो आपको यू शुड नो कि हाँ धौलपुर में है। क्यों? क्योंकि आजकल थोड़ा सा न्यूज में है, तो नरमदेसर हनुमानगढ़ में है थोड़ा सा ये। अब खेतड़ी आपको सबको पता है कि जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कॉपर माइनिंग का हब है। केला देवी का मंदिर सभी को पता है, केला माता का मंदिर करौली में है। तो ऐसे कुछ जो है वो तो वैसे ही खेरवाड़ा जो है उदयपुर में, ये तो वैसे ही कुछ कुछ फेमस जगह तो वैसे ही है, लेकिन कुछ कुछ नई जैसे आपको मिलेगी। ददरेवा चूरू में आपको पता ही है, और काफी धार्मिक स्थिति है, ठीक है। गोगा जी के संदर्भ में इसका रिलेवेंस है। तो इस तरीके से जो जगह है इनको आप जरूर एक बार देख ले। 6, 7, 8 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 9 पॉइंट एक अच्छी जानकारी रखता है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट कहा है, क्योंकि ईओआरओ की जो मई में भर्ती आने वाली है उसके हिसाब से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईओआरओ की तरफ जा रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिए कि हाँ यहाँ पर नई नगर पालिकाएं बनी है, ठीक है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर दूं, नगर पालिका बनाया जाएगा। और ये नवा जो नागौर में और शाहपुरा जो जयपुर में, इनको नगर पालिका है, यहाँ पे इनको क्रमोन्नत किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। नगर पालिका है तो नगर परिषद में, नगर परिषद और नगर निगम में। और नई नगर पालिकाएं कहाँ बनेगी? रेणी, लक्ष्मणगढ़, मुंडावर, मालखेड़ा अलवर में, रायपुर आपका भीलवाड़ा में, हिंडोली बूंदी में, बसवा, रामगढ़, पचवारा दौसा में, दूदू जयपुर में, आहोर जालोर में, सिरगढ़ और बाप जोधपुर में, रामदेवरा हमें पता है रूनी जगह मेला भी लगता है जैसलमेर में, मंडरायल करौली में, भीम राजसमंद में, खेरवाड़ा 1857 के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है,
उदयपुर में, सुकेत कोटा में, सिंगाड़ा, झुंझुनू में। तो ये जो है नई नगर पालिका म्युनिसिपल बोर्ड्स यहाँ पे सृजित होंगे, क्रिएट होंगे। और नगर पालिका चोमू जयपुर जो है और फतेहपुर सीकर को नगर परिषद में, और अलवर की जो नगर परिषद है उसको नगर निगम में यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट किए जाने का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया। तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है नगर पालिका पॉइंट ऑफ व्यू से। नगर पालिका का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो उसके हिसाब से अच्छी स्थिति बनी हुई है, ठीक है। और आगे वाली चीजें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो जगह है जगहों के नाम और उनकी बांदी कोई कहाँ पे या दो में पता रहना चाहिए। जमवा रामगढ़ आप देखेंगे, जमवा रामगढ़ का जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हिसाब से भी बहुत जिक्र आता है। और जो है अब उप तहसील से तहसील बनना, उप तहसील में तो नहीं है, लेकिन पीछे वाले जो अपनों ने बहुत सारे प्रोविजंस देखे हैं उनमें जमवा रामगढ़ का नाम बहुत ज्यादा बार आ चुका है। तो ये आप जब बार बार इसको पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज कि हाँ ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। और जमवा रामगढ़ जो है कुछ जगह ऐसी है जो स्टेट में बार बार आपको जिसका नाम आ रहा है, अच्छे से बहुत ज्यादा हाई रेट से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, तो एटलीस्ट उनके नाम आपको पता होगी वो कहाँ पे है। फिर 150th पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है सैनिक सदन और महिला कौशल विकास केंद्र का निर्माण जोधपुर में, सीकर में सैनिक सदन और महिला कौशल विकास का निर्माण किया जाएगा, और जोधपुर में मेजर सरताज सिंह शहीद स्मारक और म्यूजियम का जो है निर्माण किया जाएगा। तो ये जो है डायरेक्टली किसी एमसीक्यू में किसी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही में देवगढ़ भीम राजसमंद में सैनिक कल्याण कार्यालय खोला जाएगा। तो ये तीसरी वाली इंफॉर्मेशन तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देखिए जो बोल्ड करके इंफॉर्मेशन दी जाती है नो डाउट वो इंपॉर्टेंट होती है। फिर अब है कार्मिक कल्याण के बारे में। कार्मिक कल्याण में जो घोषणाएं होती है एज सच हमारे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, हमारे लिए मतलब एज फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ ए स्टूडेंट। अगर सरकारी एम्प्लॉयज की बात करें तो उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंस रखती है चीजें, लेकिन पेपर में डायरेक्टली इसको कम पूछा जाता है। कुछ मेजर घोषणाएं जो है वो जरूर देख लेते हैं। पिछला जो बजट था उसमें सरकार ने ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी, ओल्ड पेंशन स्कीम। अब इस ओल्ड पेंशन स्कीम को जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी है उनके ऊपर लागू करने का फैसला लिया गया था। अब इसको एक्सटेंड करके सभी सरकारी संस्थाएं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव कॉर्पोरेशन है, प्रसारण निगम है, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन है, रिको है, आरटीडीसी है ट्रांसपोर्ट के लिए, आरएसएमएमएल है पाइनिंग और मिनरल्स के लिए जो पीएसयू है, विश्वविद्यालय और एकेडमीज है, उन सब में ओपीएस लागू करने की घोषणा इस बार राज्य सरकार ने की है। तो न सिर्फ प्रॉपर राज्य सरकार के जो प्लेयर्स है, इसके अलावा जो संस्थाएं हैं और निगम है उनमें भी अब ओपीएस लागू होगा। 152 हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 153 में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि आरजीएचएस जो लास्ट बजट था उसमें राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की थी और अब ये लागू भी हो चुका है, और सरकारी कार्मिकों को इसमें मेडिकल क्लेम्स किए जाते हैं। ओपीडी की सुविधा उसमें 20,000 रुपए थी, अब उसको एक्सपेंड करके 30,000 रुपए कर दिया गया है। फिर प्रमोशन में जो अनुभव के लिए मैक्सिमम 5 साल आपको अनुभव चाहिए, उसमें 1 साल तक की छूट जो है वो पहले अनाउंस थी 1 साल की, अब इसको एक्सपेंड कर 2 साल की कर दिया गया है। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। 155 भी एग्जाम में पूछने के लिए, 156 भी ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाए। वेतन विसंगति परीक्षण समिति की है, उसके पास स्पेशल अलाउंस और स्पेशल पे के लिए अभी जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर मैं कहूँ तो प्रकरण है वो विचाराधीन है, और उसकी अभिशंसा के बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो इस पे अभी हाल फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। और अब 158 पॉइंट में ऐसा कोई खास नहीं है। जैसा कि मैंने बोला कि कार्मिक वाले में चैप्टर में हमारे लिए एज सच इंफॉर्मेशन इतनी रिलेवेंट नहीं है। एक चीज ये है कि रेक्सो की तर्ज पर राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन RLSDC की गठन की घोषणा इस बजट में की गई है। तो ये राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन की घोषणा अगर आपसे पूछे तो वो इस वर्ष में की गई है, इस बजट में की गई है, लेकिन कब होगी, कहां पे इसका हेडक्वार्टर होगा, वो सब जो है अभी नहीं बताया गया है। 160th पॉइंट में ये कहा गया है कि राजस्थान में जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं
उन व्यक्तियों को एज सच इंक्लूड नहीं किया जाता है वेलफेयर स्कीम्स में, और उनकी एज सच फॉर्मल जो है काउंटिंग भी, फॉर्मल डेटा भी उनका इतना नहीं है। तो राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स बनाए जाएंगे, और इन नियमों के तहत रिटायरमेंट के समय ऐसे मानदेय कार्मिकों को 2 से 3 लाख रुपए का रिटायरमेंट सहायता पैकेज दिए जाने की घोषणा सरकार ने की है, और इससे लगभग 2 लाख लोग जो है वो लाभान्वित हो गए, बेनिफिट इससे लेंगे। और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, आशा सहयोगिनी है, माँ बाड़ी, इसमें आई एम सॉरी थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, इसमें नहीं आते हैं, ये अलग से कैटेगरी ली गई है। माँ बाड़ी कार्यकर्ता है, मिड डे मील कुक, कम हेल्पर, लांगरी और होमगार्ड्स और रैक्सो जो कर्मी है, उनके मानदेय में 15% की वृद्धि प्रस्तावित की है। तो यहाँ से अलग पॉइंट है, वो पार्ट टाइम वाला अलग खत्म हो गया। अब ये जो लोग हैं जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी में 15% तक इंक्रीज किया गया है। इतना इंपोर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। फिर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है पॉइंट 163 में, जो ये कहता है कि सुविधाएं देने व अधिस्वीकृति करने की दृष्टि से 150 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जैन नारायण व्यास के नाम पर जयपुर में जैन नारायण व्यास मीडिया सेंटर और हब बनाने की घोषणा करता हूं। तो जयपुर में जेएनवी मीडिया सेंटर हब इस बार बनेगा, और इसकी घोषणा इस बजट में पॉइंट 163 में की गई है। इसके साथ ही इस हब में जो है DIPR का मुख्यालय स्थापित होने के साथ साथ, ठीक है, युवाओं के जर्नलिस्ट को पात्रता अनुसार निःशुल्क प्लग एंड प्ले को वर्किंग स्पेस की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। साथ ही आगामी वर्षों में अधिस्वीकृति पत्रकारों को लैपटॉप और टैबलेट उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था भी इस बजट के द्वारा की गई है। तो एटलीस्ट यू मस्ट रिमेम्बर की जो जेएनवी मीडिया सेंटर है वो कहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है आपका जयपुर में। 164 पॉइंट में हमारे लिए एज सच इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। सदस्यगण को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन प्रस्तावित कार्यों को संबंधित विभाग से परीक्षण करवाकर सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। फिर 165 जो पॉइंट है उसमें कुछ पंक्तियां सरोजनी नायडू की कहकर इसके साथ इसको समाप्त किया गया, जिसमें मैं सोच भी बदलता हूँ, नजरिया भी बदलता हूँ, मिले ना मंजिल मुझे तो मैं पाने का जरिया भी बदलता हूँ, बदलता नहीं अगर कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। शानदार लाइनें, शानदार पंक्तियां सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। किसी भी एग्जाम के निबंध में या कहीं पे आपको इंटरव्यू में भी अगर कुछ बोलने का मौका मिले तो ऐसी पंक्तियां आप जरूर दे सकते हैं, जिससे क्या एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है और आप एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो ये जो था हमारा 165 पॉइंट तक जो है एक बारी बजट जो है हमारा वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, 165 तक हमारा एक बजट जो है वो कंप्लीट हुआ। 166 पॉइंट से ये कृषि बजट जो है वो शुरू होगा। कृषि बजट के लिए मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट ईयर का बजट आया था उसमें माननीय सीएम साहब ने ये घोषणा की थी कि हम अगले साल से पृथक से सेपरेट एग्रीकल्चर बजट लाएंगे, और ये जो है प्रदेश का प्रथम एग्रीकल्चर बजट इस बार लाया गया है। इस प्रदेश का जो प्रथम एग्रीकल्चर बजट है वो इस वर्ष 2023 में लाया गया है, और वित्तीय वर्ष 2023-24 का वो होगा, और वो प्रदेश का पहला कृषि बजट है। जो भी लैंडमार्क चीज होती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, और जब वो फर्स्ट टाइम आती है तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है उसका लैंड बेस के रूप में तैयार होता है, और बाद में ही ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से हमने विकास किया है। और बजट का एलोकेशन पहले हम देखते हैं, उसके बेस पे ही आगे वो बढ़ता जाएगा। तो पहली बार जो स्टेप्स हमने लिए, पहली बार जो मिशन हमने चलाए, जो घोषणाएं हमने की, वो ही आगे बढ़ेगी। तो ये पहली बार जो इम्प्लीमेंट हुआ है कृषि बजट, ये अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो एग्रीकल्चर बजट, इसमें सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इस साल का जो पहला एग्रीकल्चर बजट है वो पेश किया जा रहा है, और जो GSV है उसकी ग्रोथ परसेंटेज भी दिया गया है कि 2017-18 के कंपैरिजन में 2021-22 में जो कृषि सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी GSV है जो 13.12
परसेंट रही है, जो अच्छी खासी ग्रोथ का द्योतक है, इंडिकेटर है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने एग्रीकल्चर के बारे में कहा था कि एग्रीकल्चर कैन ट्रिगर जॉब लेड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइडेड इट बिकम इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइंग एंड इकोनॉमिकली रिवार्डिंग। कृषि रोजगार आधारित जो है आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकती है। कृषि में वो पावर है, वो क्षमता है कि वो रोजगार भी सृजन कर सके और अर्थव्यवस्था को भी सस्टेनेबली चला सके, लेकिन उसके लिए बशर्ते ये चाहिए कि बौद्धिक रूप से संतोषजनक हो और आर्थिक रूप से फायदेमंद हो। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने ही इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, स्वामीनाथन कमेटी, और उसी कमेटी की रिपोर्ट थी स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट। और उसी कमेटी में जो है जो फार्मर्स का लास्ट प्रोडक्शन है जो प्रोड्यूस हुआ है उसको मार्केट में 1.5 गुना रेट में जो है उसका रेट, उस इनपुट में जो भी उसका लगा है 1.5 गुना रेट फार्मर को मिलना चाहिए, जब जो है फायदे फार्मर के लिए जो एग्रीकल्चर है वो प्रॉफिटेबल होगा। ये जो 1.5 गुना रेट वाला है, इसी जो किसान आंदोलन पिछले कुछ टाइम में चले थे, तो इसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार 1.5 गुना देने की बात बार बार उठाई गई थी। फिर अगर हम बात करें तो ये एग्रीकल्चर जो बजट है, ठीक है, इसको राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन के रूप में चलाया गया है। आई एम सॉरी, ये तो एक अलग से इसका 12वां मिशन है, एक अलग से मिशन है। इसको 12 मिशन के अंदर तोड़ा गया है। मतलब ये जो कृषि बजट है इसको 12 मिशन में डिवाइड किया गया है। 12 मिशन के हर एक के मिशन का नाम देखेंगे और उसमें कितने कितने पैसे अलॉट हो रहे हैं और उसका मेन काम क्या है। वैसे तो जैसे ही आप उस मिशन का नाम देखोगे तो वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कर रहा है। इसमें जो 11 मिशन को निरंतर जारी रखते हुए प्रदेश के युवाओं को खेती से जुड़ाव करने व अपने परिवार का जीवन खुशहाल बनाने के साथ साथ प्रदेश की उत्पादकता वृद्धि को चेंज एजेंट बनाने का अवसर देने की दृष्टि से आगामी वर्ष 12वें मिशन के रूप में राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। ये 12 मिशन कौन कौन से एक एक करके हम देख लेंगे। पहला मिशन है राजस्थान माइक्रो इरिगेशन मिशन। इसमें क्या कहा गया था, इसमें माइक्रो इरिगेशन को फोकस किया गया है, उसको और ज्यादा विकसित करने के लिए प्रोविजंस प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अंदर डिग्गी, फॉर्म पॉन्ड, सिंचाई पाइप और जो ड्रॉप इरिगेशन टेक्निक्स है, इन सब के लिए फंडिंग और डेवलपमेंट की बात की गई है। आगामी 2 वर्ष में जो फॉर्म पॉन्ड है उनके निर्माण के लिए 30,000 के जो लक्ष्य है उनको बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। 50,000 फॉर्म पॉन्ड्स क्रिएट किए जाएंगे और इसके लिए हमें पता है कि फॉर्म पॉन्ड जब बनाए जाते हैं तो इसके लिए सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इसके साथ ST/SC के गैर लघु सीमांत कृषकों को भी लघु सीमांत कृषकों के समान 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाना इस मिशन में प्रस्तावित है। आगे जो प्रोविजन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें सीधा सीधा बजट पैसा कितना दिया गया मेनली तो वो चीजें हैं, तो वो इतनी डायरेक्टली इतना डिटेल में जाके पैसे नहीं पूछे जाएंगे अनटिल एंड अनलेस कि आप कोई कृषि पर्यवेक्षक या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भर्ती का पेपर दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्र जो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, BDPU जो ये 4 जिले हैं, इनमें जिले के क्लस्टर को सौर ऊर्जा आधारित कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा इन 4 जिलों को, और इसमें 85,000 किसान लाभान्वित होंगे और 275 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर किया जाएगा। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सौर ऊर्जा पर आधारित कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में कौन कौन से जिलों को इंक्लूड किया जाएगा, दैट विल बी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड उदयपुर। Second mission is Rajasthan Organic Farming Mission. This mission is about promoting, developing the organic farming in राजस्थान। तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को इसकी मार्केटिंग एफिशिएंटली हो, सर्टिफिकेशन के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड को सुदृढ़ीकरण करते हुए, उसको स्ट्रेंथन करते हुए जिला स्तरीय सर्टिफिकेशन यूनिट्स और टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। एट एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर विल बी ए टेस्टिंग लैब एंड सर्टिफिकेशन यूनिट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन द
farmers who are doing organic farming, they will be provided the input subsidy of 5,000 rupees per farmer. और ऐसे जो है 50,000 कृषकों को ये लाभ दिया जाएगा। जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित किए जाएंगे, जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे बेस्ड होंगे उसको प्रमोट करने के लिए काम करेंगे, और इसमें से जो प्रतीक होगा वो 100 करोड़ की लागत से बनेगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट कहां कहां बनाए जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू आंसर, एंड द आंसर इज जोधपुर एंड जयपुर। तीसरा मिशन है राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, दैट मीन्स राजस्थान सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन mission. It says that 23 lakh of smaller and marginal farmers, they will be provided free of cost mini kit of various kind. So ये जो 23 lakh marginal and small farmers है, इनको किस किस तरीके की मिनी किट प्रोवाइड की जाएगी, that is bifurcated, that is divided. 11 lakh farmers will be given maize mini kit, 7 lakh farmers will be given mustard mini kit, 3 लाख को मूंग और 1-1 लाख को मोठ और तिल का जो है मिनी किट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये मूंग और मोठ को इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके देख लेना क्या कहते हैं, आई एम नॉट बोदरिंग अबाउट दैट, बट इस 23 लाख टोटल 23 लाख मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मिनी किट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से ये बाइफिकेशन है। बट इफ The question can be asked in this way that कि कौन कौन सी जो फसल है मिनी किट के निःशुल्क वितरण के लिए वो सिलेक्ट की गई है, तो वो है मक्का, सरसों, मूंग, मोठ और तिल। ये जो है 5 फसलें हैं, ये आपको एज इट इज याद रहनी चाहिए। और किसमें कितनी कितनी लाख है ये आपको अगर नाम याद है तो कोई बात नहीं, बट ये फसलों के नाम याद रहने चाहिए। और प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास जो है उसके एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे, इसके लिए 23 करोड़ का व्यय होगा। मिशन 4th is about राजस्थान मिलेट प्रमोशन मिशन, दैट इज बाजरे के लिए प्रोत्साहन करने के लिए ये मिशन चलाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज दैट कि द ईयर 2023 इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को यूएन द्वारा घोषित किया गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है राजस्थान के एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बाजरा हमारी एक यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स ग्रेन क्रॉप है, और राजस्थान में बहुत ही मेजर पार्ट में इसका प्रोडक्शन होता है। काफी ज्यादा किसानों को अप्रोक्सीमेटली 8 लाख ऑफ द स्मॉलर एंड मार्जिनल फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड द मिलेट सीड मिनी किट्स। देन बाजरा, ज्वार व अन्य मिलेट्स का घरेलू उपयोग बढ़ाने के लिए मिड डे मील इंदिरा रसोई ICDS की योजनाओं में प्रायोगिक रूप से सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। नाउ द मिशन 5 इज अबाउट द राजस्थान प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मिशन, दैट इज राजस्थान संरक्षित खेती मिशन। इसके अंतर्गत राजस्थान में आगामी 2 वर्षों में 60,000 किसान को ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्चिंग, इस तरह की जो कंजर्वेटिव, इनोवेटिव और सस्टेनेबल न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको प्रमोट करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान ग्रांट दिया जाएगा। एंड जो ST क्षेत्र के कृषक है, अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के जो फार्मर्स हैं, उनको 25% additional subsidy भी प्रोवाइड की जाएगी। That is being provided in Rajasthan Protected Cultivation Mission. Then Mission 6 is Rajasthan Horticulture Development Mission. जैसे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन चल रहा है, on that track Rajasthan Horticulture Development Mission is started as a submission of 12 is one of the mission under the agriculture budget, and this मिशन सेज दैट आगामी वर्ष में फॉर द फर्स्ट टाइम 20 लाख फार्मर्स को सब्जियों के बीज किट उपलब्ध करवाने की प्रपोजल इसमें रखा गया है। इसके साथ ही द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है
अंजीर का वो स्थापित किया जाएगा सिरोही में, और अमरूद का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो स्थापित किया जाएगा सवाई माधोपुर में। तो ये दोनों चीजें हैं, ये आप ध्यान रखिए, ये पूछ सकता है एग्जाम में। देन सेवंथ मिशन इज अबाउट राजस्थान क्रॉप प्रोटेक्शन मिशन। The Rajasthan Crop Protection Mission includes the protection of crops from the weather conditions as well as the man-made anthropogenic or as well as the natural causes. नीलगाय और आवारा पशुओं से फसलों के जो नुकसान होते हैं उसके बचाव और रोकथाम के लिए हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तारबंदी हेतु देय सहायता से किसानों को अत्यधिक लाभ हुआ है। बेसिकली जो भी इसमें तो यही जो है एक्टिविटीज दी गई है जिसमें जो आवारा पशु है उनके द्वारा जो क्रॉप का वेस्टेज होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपका फील्ड है और फील्ड के चारों तरफ आपने ये पट्टियां लगा दी और पट्टियां लगा के आपने जो लोहे का वायर है उससे वायरिंग कर दी, तो इट विल नॉट बी इजी फॉर एनी एनिमल टू एंटर इन योर फार्म। तो उसके लिए तारबंदी के लिए आपको पैसा चाहिए, और तारबंदी के लिए सरकार जो है आप किसान को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। देखिए कितनी अच्छी चीज है कि न सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए अपितु एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जो तारबंदी के लिए तार चाहिए, जो भी खर्चा चाहिए उसके लिए सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। आगामी 2 वर्षों में समस्त लंबित प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष 1 लाख कृषकों को तारबंदी पर अनुदान दिए जाने की घोषणा करता हूं, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर किया जाएगा। अगले 1 साल में लगभग 1 लाख फार्मर्स को तारबंदी करने के लिए, बाउंड्री करने के लिए, तारबंदी करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। देन the sub points are not as such important for examination. Then mission 8 is राजस्थान लैंड फर्टिलिटी मिशन और राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन। इसमें जो एक्सेस सैलिनिटी और एक्सेस एल्केनिटी आ जाती है लैंड में, उससे रिलेटेड जो है प्रोविजंस किए गए हैं और फार्मर्स को बेनिफिट करने की कोशिश की गई है। अब देखिए इसमें ये एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है कि जो फर्टिलाइजर उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार के उपक्रम RSMML दैट इज राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड जो है उसके माध्यम से SSP और DAP बनाने के 500 टन पर डे क्षमता के प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसमें लगभग 150 करोड़ रुपए लगेंगे। ध्यान देने की बात जो है वो ये है कि RSMML राजस्थान की PSU है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की, और ये मेनली काम करती है माइंस और मिनरल्स का। किसी जैसे कॉपर की माइनिंग करनी हो, लेड जिंक की माइनिंग करनी हो, इस तरीके के किसी मिनरल का एक्सट्रैक्शन करना हो, क्वेरी डेवलपमेंट करनी हो, उस तरीके के काम RSMML करती है। ग्राइंडिंग यूनिट्स भी इसकी है। लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि RSMML का जो क्षेत्र अधिकार है वो सिर्फ माइंस एंड मिनरल तक सीमित नहीं है, ये फर्टिलाइजर भी प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि SSP और DAP फर्टिलाइजर जो है उनको प्रोड्यूस करने के प्लांट्स RSMML द्वारा लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से RSMML इस वहम में आप ना रहे कि वो सिर्फ माइनिंग का काम करती है। नैनो यूरिया छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे और इस पे सब्सिडी भी प्रोवाइड गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। मिशन 9 इज अबाउट राजस्थान एग्रीकल्चर लेबर्स एम्पावरमेंट मिशन, और राजस्थान एग्रीकल्चर लेबर्स एम्पावरमेंट मिशन में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन जो है आगामी वर्ष में शुरू किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो 2 बड़ी अनाउंसमेंट है वो ये है कि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स है उनको हस्तचलित कृषि यंत्र, इट मीन्स हैंड ऑपरेटेड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, उनको खरीदने के लिए 5,000 रुपीज पर फैमिली सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जो है लैंडलेस लेबर्स भी अपने कदम पर कुछ कर सके, वो खुद संबल हो सके। और 1 लाख एग्रीकल्चर लेबर्स को स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बड़ी अनाउंसमेंट है 2 अंडर द राजस्थान एग्रीकल्चर श्रमिक संबल मिशन, और इसको शुरू किया गया इस बजट के माध्यम से ही। मिशन 10 कहता है राजस्थान एग्री टेक मिशन। अब क्योंकि राजस्थान में हम
अभी तक तो हमने देखा कि इनपुट सब्सिडी हो गया, तारबंदी में सब्सिडी हो गई, इस तरीके से किसानों को संबल करने की, एग्रीकल्चर लैंडलेस लेबर्स को भी संबल करने की जितनी भी कोशिश थी गवर्नमेंट ने की। अब राजस्थान में एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के उसका मैकेनाइजेशन किया जा सके, मॉडर्नाइजेशन किया जा सके, उसके लिए मिशन 10 है, जिसमें फार्म मैकेनाइजेशन के माध्यम से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको ग्रोथ करने का टारगेट रखा गया है। और आगामी 1 वर्ष में 1 लाख फार्मर्स को जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए 250 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर प्लान किया गया है। इसके साथ ही 50,000 ऐसे जो पशुपालक हैं उनको सब्सिडाइज रेट पर पावर चलित चाप कटर यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि वो अपने कार्य को और प्रभावी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। कस्टम हायरिंग सेंटर्स खोले जाएंगे और अब कस्टम हायरिंग सेंटर्स के साथ साथ कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 1,000 ड्रोन उपलब्ध करवाने के साथ साथ 4-4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। CHC कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये क्या होते हैं? मान लीजिए कि ये एक CHC है, आप एक फार्मर है, लेकिन आप आपका ये खेत है, आप यहाँ के फार्मर है, लेकिन आप इतने बड़े फार्मर नहीं है कि आप खुद का जो है ट्रैक्टर यूज कर सके, खुद की मशीनरी आप यूज कर सके। तो आप कस्टम हायरिंग सेंटर पे जा सकते हैं और मान लीजिए 20 दिन के लिए आपने कहा कि मुझे ट्रैक्टर है वो किराए पे दे दो, मैं मेरी फसल काट के आपको ट्रैक्टर वापस दे दूंगा। तो यहाँ से आप जो है एग्रीकल्चर मशीन्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स आप हायर कर सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं। इसीलिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स खोले जाने हैं। मिशन 11 कहता है राजस्थान फूड प्रोसेसिंग मिशन, जिसमें राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019 में राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी। और इसमें एलिजिबल कैपिटल कॉस्ट जो है उस पे 50% फार्मर कैटेगरी को और 25% नॉन फार्मर कैटेगरी को कैपिटल सब्सिडी देने की बात कही गई थी। और ये बहुत ही सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी की जा रही है। और धरातल पर जो है जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो फार्म प्रोडक्ट्स है उसको प्रोसेस करके कुछ और चीज बना रहे हैं और उसको फार्मिंग आउटपुट को एक इंडस्ट्री का रूप दे रहे हैं, उन्हें ये कैपिटल सब्सिडी धरातल पर आज की डेट में प्रोवाइड भी की जा रही है। और अब इसको और ज्यादा मजबूत करते हुए सरकार ने फार्मर कैटेगरी को 50% से बढ़ाकर 75% तक सब्सिडी देने की बात की गई है और नॉन फार्मर कैटेगरी को 25% से बढ़ाकर 50% तक सब्सिडी देने की बात सरकार ने कही गई है। तो अब अगर आपसे पूछे कि राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019 के तहत फार्मर और नॉन फार्मर को कितनी कैपिटल सब्सिडी दी जाती है, तो आप कहेंगे फार्मर कैटेगरी को 75% और नॉन फार्मर कैटेगरी को 50% जो है कैपिटल सब्सिडी आज की डेट में दी जा रही है। फिर टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर खोला जाएगा मधुमक्खी पालन को और मजबूत करने के लिए। इससे पहले हम देख चुके हैं कि अंजीर वाला कहाँ पे, सिरोही में खोला जा रहा था और अमरूद वाला सवाई माधोपुर में। जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं ये भी आप नोट करते चलिए, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके बाद एग्रो फूड पार्क्स और मिनी फूड पार्क्स खोले जा रहे हैं। तो ये तो आपको एज इट इज याद रखने की ये कहाँ पे खोले जा रहे हैं, क्योंकि ये एज इट इज नाम पूछेंगे इन जिलों में है या नहीं है। तो जो मिनी फूड पार्क है वो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर, चूरू, गंगानगर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद। ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 मिनी फूड पार्क जो है इन जगहों पे खोले जा रहे हैं। ये एज इट इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। और दूसरा एग्रो पार्क जो है वो कहाँ पे स्थापित हो रहे हैं? एक फूड पार्क और एक एग्रो पार्क। फूड पार्क हो रहा है रोहड़ा दौसा में और एग्रो पार्क स्थापित होने जा रहा है बीकानेर में। तो ये जो है मिनी फूड पार्क 12 जगहों पर, एक जगह फूड पार्क और एक जगह एग्रो पार्क। ये और कहाँ पे ये चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए, इनमें कोई भी रियायत आपको नहीं मिलेगी। मिशन 12 कहता है राजस्थान यंग फार्मर स्किल एंड कैपेसिटी इनहेंसमेंट मिशन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं इंडिया में, उनका कहना था कि इंडियाज प्लेस इन सन वुड come from the partnership between wisdom of its rural people and skill of its professionals।
देश के विकास की बुलंदियों को छूना ग्रामीणों के ज्ञान और प्रोफेशनल के कौशल की भागीदारी से ही संभव है। इंडिया जो है वो गांव का और शहरों का दोनों का एक मिक्स कंट्री है, और दोनों ही अपने अपने स्तर पर डेवलप हो रहे हैं। अपने अपने कल्चर, अपने अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, अपने अपने जो है स्ट्रक्चर्स, इस तरीके की सुविधाएं दोनों अपने अपने जगह पर डेवलप हो रहे हैं। तो अगर जो हमारा रूरल और एंशियंट ट्रेडिशनल हमारा विजडम जो है वो अपनी ऊंचाइयां छुए, उनको और डेवलप किया जाए, जैसे आयुष है उसमें हम योगा, यूनानी, इन सबको और डेवलप करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रोफेशनल्स है वो अपने स्तर पर कामयाबी हासिल करें, जैसे हमारा होम्योपैथी है तो उसमें, एलोपैथी है उसमें, जो आजकल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी है बहुत आगे बढ़ रही है मेडिकल के क्षेत्र में, तो वो अपनी तरफ से बढ़ रहे हैं। और ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जो वो अपनी तरफ से बढ़ रहा है, यही एग्रीकल्चर में है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज और जो टेक्नोलॉजी के साथ कोलैब करके प्रोफेशनल्स तैयार हो रहे हैं, ये दोनों अपने अपने क्षेत्र अधिकार में अपनी एपेक्स को रीच करेंगे, तब जाके हमारी कंट्री जो है वो आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए जो 12th मिशन है, राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन जो है इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें 11वीं 12वीं यूजी पीजी तथा पीएचडी में जो कृषि विषय में कर रहे हैं उनके लिए पहले 5,000, 12,000, 15,000 रुपए सब्सिडी नहीं कहेंगे, आई वुड से स्कॉलरशिप, वो उसको बढ़ाकर अब ये 5,000 की जगह 15,000, 12,000 की जगह 25,000 और ये 15,000 की जगह 40,000 कर दिया गया है। तो ये जो है युवाओं को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो एग्रीकल्चर R&D में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में अपना योगदान, अपनी एनर्जी दे सके। आगामी वर्ष 1,000 कृषि स्नातक युवाओं को संविदा नियमों के तहत कृषक मित्र, एग्रीकल्चर फ्रेंड्स या फिर एग्री फ्रेंड्स के रूप में नियुक्त करते हुए मोबाइल एग्री क्लिनिक्स की स्थापना करने की प्रस्तावना की गई है। मतलब जो है इस वर्ष जो है कृषक मित्र नाम से संविदा नियमों के तहत राज्य सरकार नियुक्त करेगी युवाओं को, और वो जो है मोबाइल एग्री क्लिनिक्स में कार्यरत होंगे। पशुपालन संबंधी उच्च शिक्षा के जो अगर स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रेंथनिंग की अगर बात करें तो जॉबनेर जयपुर में स्थित है पहले से कृषि विश्वविद्यालय। इसके साथ ही नवीन पशुपालन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त सीकर और बस्सी जयपुर में पशु चिकित्सालय महाविद्यालय खोलने की बात कही गई है, ताकि पशुपालन जो है वो स्ट्रेंथन हो सके। फिर माचाड़ी अलवर में रावत बाटा, हमें सबको पता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, चित्तौड़गढ़, तारानगर चूरू, दौसा धौलपुर, मौजमाबाद जो एक नई जगह सी नया सा नाम लग रहा है जयपुर, हिंडौन करौली में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। कहाँ कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये जगह कहाँ पे है। रावत बाटा आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, बेगू चित्तौड़गढ़ में है, मौजमाबाद दूदू जयपुर में, इस तरीके से जगह आपको जरूर पता होनी चाहिए। और इसी तरीके से ये है कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, जॉबनेर जयपुर में है। और इसके अंतर्गत दुर्गापुरा जयपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि दुर्गापुरा जयपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय अभी खोलने की बात की जा रही है। नौका बीकानेर और नवलगढ़ झुंझुनू में शायद कृषि विस्तार खोले जाएंगे, ये काम की नहीं है और ये एग्जाम में आएगा भी नहीं। फिर है किसानों के लिए बिजली। 167 पॉइंट में कहा गया है कि अभी तक मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राज्य सरकार द्वारा चल रही थी, जिसमें 1,000 रुपए प्रति माह की सहायता राशि दी जा रही थी। और इन योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष से 2,000 यूनिट प्रति माह तक के उपयोग करने वाले किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। तो 2,000 यूनिट तक अगर आप बिजली यूटिलाइज कर रहे हैं किसान है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। फिर है कृषि ऋण की बात करते हैं, कृषि लोन की बात करें, एग्री लोन की बात करते हैं। एग्री लोन को और रैशनलाइज करने के लिए और फार्मर्स को रिलीफ देने के लिए राजस्थान फार्मर्स डेट रिलीफ एक्ट लाने की घोषणा इस बार की गई है। और
इस एक्ट के अंतर्गत एक रिटायर्ड जो जज है हाई कोर्ट के, ध्यान दीजिए, रिटायर्ड जज कहां के, हाई कोर्ट के, इनको डेट रिलीफ कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, ताकि बहुत ही सेंसिटिव तरीके, रैशनल तरीके से जो फार्मर्स को रिलीफ भी दिया जा सके और स्टेट की जो फिजिकल कंडीशन है उसको भी ध्यान में रखा जा सके। 171 और 70 और 72 ऐसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारे पास है 173 नंबर पॉइंट। इसमें जो हमारे काम की बात है वो ये है कि आगामी वर्ष में 3600 करोड़ रुपए की लागत से और कार्य किए जाएंगे, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये जो है 1000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं के कार्य करवाए जाएंगे। अब ये परियोजना है और क्या क्या कार्य है ये है और इनकी लागत है। तो ये लागत तो एकदम नहीं याद रखनी है, ये कोई नहीं पूछेगा कि भाई इस योजना में कितनी करोड़ रुपए दिए गए, ये कभी भी एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता। लेकिन ये पूछ सकता है आपसे कि राजसमंद बांध में जल उपलब्धता अभिवृद्धि हेतु तो खारी फीडर जो है, जैसे ये नाम आ गया खारी फीडर, ये खारी फीडर कहाँ पे है, ये राजसमंद में। ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। सांड डोंगरी एनीकेट, इसका निर्माण किया जा रहा है अनास नदी पे, लेकिन ये कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। जैसे एग्जाम में सीधा ये क्वेश्चन आएगा, सांड डोंगरी एनीकेट कहाँ पर स्थित है या किस नदी पर स्थित है, अनास नदी, तापी नदी, माही नदी, बनास नदी, लूणी नदी। तो ये आपको अनास नदी तभी याद होगा जब आपने बहुत डिटेल में, अगर जैसे अभी हम स्टडी कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की सरकारी स्टडी की है। और अगर आप अचानक से ऐसे डिटेल में स्टडी करके नहीं जाएंगे, पेपर में होंगे, तो आपको लगेगा ये अचानक पता नहीं कहां से क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, ना तो किसी बुक में ना किसी नोट्स में। वो आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको यहीं पे मिलेंगे, क्योंकि ये रिसेंट डेवलपमेंट के कार्य है और ये ऐसी ही चीजों पर मिलेंगे और ऐसी ही चीजों पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो है कहां कहां पर कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं किस किस जिले में, ये आप जरूर ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना और राजगढ़ मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन से जिले में कार्यरत है, तो आपको पता होना चाहिए झालावाड़ में। वैसे अलनिया मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट पूछ ले तो कहां पे है, कोटा में। इस तरीके से ये चीजें जो है, ये लिस्ट जो है आप एक बारी तसल्ली से घर पे बैठे इसको जरूर देख लीजिए और ये आपको पता होना चाहिए ये कहां कहां पर है। फिर और क्या है, जैसे देखिए जो इंफॉर्मेशन है, अब इतनी हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने करोड़ रुपए किसको दे, पर इसमें जैसे आपने ये पॉइंट पढ़ा चौथा नंबर, तो आपने देखा कि उदयपुर जिले में डाया बांध में ये काम हो रहा है। तो बस आपको इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि डाया बांध का है उदयपुर जिले में, इतनी इन्फॉर्मेशन बस। तो ये हमने क्या है, ये बजट और करंट अफेयर के नहीं, ये राजस्थान जियोग्राफी हम तैयार कर लिया, यहाँ पे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन तैयार कर ली। तो बजट में जैसा कि हम देख चुके हैं कि आर्ट एंड कल्चर भी हमने काफी ज्यादा तैयार किया, जिसमें टेम्पल्स है और ये टेम्पल्स के साथ साथ लेक्स हमने तैयार किए थे, छतरिया कैनोपीज हमने तैयार की थी, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मेले हमने तैयार किए थे, फेयर्स, ठीक है। तैयार नहीं किए होंगे तो आगे भी आ जाएंगे। तो ये चीजें हमने देखी थी कि बजट के साथ साथ ही हमारी तैयार हो गई थी। फिर बूंदी जिले में मेज नदी है, मेज नदी पर लाखेरी के पास गांव उतराना, माल की झोंपड़िया, चुम्मावाड़ी, बुडेल और अन्य गांव में। कोटा जिले में कहां कहां पर, ब्रिजलिया, 12 जिले में गांव केथुड़ी, मोहम्मदपुर इत्यादि। झालावाड़ जिले में गुगवा में 82 करोड़ रुपए की लागत से माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना कार्य किए जाएंगे। तो अब कितने रुपए दिए गए ये बात मेरे को नहीं पता, चलो ठीक है, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट लिफ्ट सिंचाई योजना होगी, कौन कौन सी कहां कहां पर है ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आपसे ऐसे पूछ दे कि भाई ब्रिजलिया जो माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है वो कौन से जिले में लाने की बात है, तो ये कोटा में है, ठीक है। अगर आपसे पूछते गुगवा माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो कहां पे आने वाला है, तो झालावाड़ में। ये सब जब जो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नए नए प्रोजेक्ट है और काफी सालों तक अब काम चलने वाला है, न्यूज में रहने वाले हैं। और एग्जाम में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे जो ट्रेडिशनल बुक्स में हो सकता है ना मिले, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स में आपको मिलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके लिए इंपोर्टेंस रखते हैं। फिर इंदिरा गांधी नहर के लिए रीलाइनिंग का काम हो रहा है और पहले नहरबंदी की जाएगी, फिर जहां जहां भी रीलाइनिंग का काम पेंडिंग है वो किया जाएगा। तो एज सच हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है कृषि भंडारण और विपणन का कार्य।
फिर सहकारी संस्थाओं की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए ऐसा ऐसा कार्य किया जाएगा। तो ये सरकारी समितियां बनेगी और इतने इतने मैट्रिक टन की, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि कौन कौन सी जगह कहाँ पे पड़ती है, जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप जरूर ध्यान रखें कि सरदार शहर शाहजहांपुर चूरू में पड़ता है, ठीक है। अगर बागीदोरा की बात करें डूंगरपुर में पड़ता है। ये चीजें आपको थोड़ी, आप थोड़ा सा अवेयर होके, थोड़ा कॉन्शियस होके चीजों को देखेंगे तो अल्टीमेटली पेपर में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और इनमें से क्वेश्चन 100% आने वाले। आप ये मत समझिए कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% इनमें से क्वेश्चन आएंगे। अब ये मंडियों की बात की गई है, तो कौन कौन सी मंडी कहाँ कहाँ पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि भाई पाली में ये खिवाड़ा जो गौंड मंडी है वो कहाँ पे है, ये नहीं पूछेंगे। लेकिन खिवाड़ा जो है वो कहाँ पे है, इसकी खिवाड़ा की कोई जगह दे देंगे या खिवाड़ा का खुद का ही नाम दे देंगे और पूछ लेंगे ये भाई कहाँ पे है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि अभी पाली में है। तो इस तरीके से कौन सी जगह कहाँ पर है वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और जैसे अब देखिए खेमों की ढाणी बड़ा यूनिक सा नाम है, तो ऐसी चीजें पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर संस्थागत विकास और सुदृढ़ीकरण, उसका सुदृढ़ीकरण मतलब इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग। तो इसमें जो है हमारे लिए अभी एज सच कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। 180 81 इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डेयरी और पशुपालन वाला जो पार्ट है उसमें हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें देखिए जो लंपी डिजीज के प्रकोप को कोविड की भांति ही आपदा घोषित की गई थी राज्य सरकार द्वारा, उसको घोषित करने के बाद पशुपालकों को राहत देने के हमारे आग्रह को केंद्र सरकार द्वारा नहीं माना गया। ऐसे में भी प्रदेश के पशुपालकों को संबल देने के लिए मैं दुधारू गौवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 रुपए देने की आर्थिक सहायता की घोषणा करता हूं। जो लंपी में दुधारू गाय अगर किसी की गौवंश मरा है तो उसकी हर गौवंश के डेथ पे 40,000 रुपए देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। तो ये एक बहुत, आप देखिए सरकार कितनी सेंसिटिव है रूरल इकोनॉमी को लेके, कि सरकार को ये पता है कि किसी गांव के परिवार में किसी एक दुधारू जो पशु है उसकी अहमियत क्या है, और वो अगर किसी डिजीज से मर जाता है तो उस घर में इनकम पर कितना बड़ा फर्क पड़ता है। तो उसके लिए 40,000 रुपीज का फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की गई है। और सभी पशुपालकों के लिए यूनिवर्सल कवरेज करते हुए प्रत्येक परिवार को 2 दुधारू पशुओं का 40,000 रुपए प्रति पशु बीमा करने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना लागू करने की घोषणा की गई है। तो इस बजट में अगर आपसे कोई पूछे कि मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना कब लागू की गई थी, 10 फरवरी को जो बजट पेश हुआ है उसमें ये घोषणा की गई है। और इसमें 2 दुधारू पशु है उन पे 40,000 रुपए का जो है बीमा किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। ये जो है स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी। फिर पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना ये भी इंप्लीमेंट की जा रही है, जिसमें 138 प्रकार की निशुल्क दवाइयां दी जा रही है। अब इन निशुल्क दवाइयों के साथ साथ समस्त प्रकार के टेस्ट, एफएमडी, ब्रुसेला, पीपीआर इत्यादि की वैक्सीनेशन का भी काम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। मतलब इस योजना का जो है विस्तार करते हुए दवाइयों से अब जांच और वैक्सीनेशन पर भी जो है कार्य किया जाएगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ ही पशुपालकों को डोर स्टॉप पर पशुओं हेतु विभिन्न सुविधाएं और जैसे कि टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, पशुओं के नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान आदि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पशु मित्र योजना लागू करने की बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। और इस पशु मित्र योजना के अंदर 5,000 युवाओं को पशुधन सहायकों या पशु चिकित्सकों को मानदेय पर रखा जाएगा, और इसमें 20 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर किया जाएगा। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के उत्पादन के लिए बस्ती जयपुर में लैब स्थापित की जाएगी। 187 में देखिए पशु चिकित्सा उपकेंद्र से पशु चिकित्सालय में कौन कौन से प्रमोट हो रहे हैं, ये सबकी लिस्ट दी गई है। तो वापस मैं अपना पॉइंट रिपीट कर देता हूं कि आपसे कभी ये नहीं पूछेंगे कि
इनमें से 4 ऑप्शन देके आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कहाँ पे पशु चिकित्सा उप केंद्र खोला गया है। इस तरीके का सवाल आपसे नहीं करेंगे। लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ योर स्टेट, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन और एज ए स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, अगर आप आरएस का पेपर देने जा रहे हैं और एसडीएम बनने की चाहत भी रखते हैं तो एटलीस्ट आपको इतना अवेयर होना चाहिए कि हमारे राज्य में मुख्य जो है उपखंड है या तहसील है वो किस जिले में पड़ती है। ठीक है, तो ये उनके जो नाम है ये राजस्थान ज्योग्राफी में आपको बहुत ही साउंड बना देंगे। जैसे सरदारसर जो चूरू में एक बहुत जानी मानी तहसील है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत पुराना है और जैन समाज के भी काफी ज्यादा मंदिर है और जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन चूरू के सरदार शहर से आते हैं और चूरू के सरदार शहर में इच्छापूर्ण बालाजी का चमत्कारी मंदिर है, अपना धार्मिक इंपोर्टेंस वो रखता है। इसके साथ ही चूरू में जो आर्किटेक्चर है, जो हवेलियां हैं, वो भी देखते ही बनती है। तो जैसे मैंने आपको बताया चूरू के सरदार शहर में इतनी ज्यादा खूबियां हैं, लेकिन आपको हो सकता है अगर आप उस एरिया से नहीं है तो आपको पता नहीं होगी। तो ये सिर्फ यहाँ पे नाम नहीं है, हर नाम के पीछे एक कहानी है, हर नाम के पीछे एक हिस्ट्री है। तो एज ए बिंग आपको इतनी हिस्ट्री तो अगर आप वहां नहीं जाओगे, वहां रहोगे नहीं तो आपको नहीं पता हो सकती। बट एज ए सिटीजन आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो जगहें हैं ये किस जिले में पड़ रही है। अगर आपको ये नहीं पता होगा सरदार शहर कहाँ पड़ रहा है, ये तो पता ही होना चाहिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसमें उपचुनाव हुए थे सरदार शहर में। ठीक है, तो वो तो क्योंकि न्यूज में रहता ही है जहां पे उपचुनाव होते हैं, तो ये रहना चाहिए। तो इस तरीके से चीजें हैं। तो ये जो लिस्ट दी गई है इनमें से मैं आपको वापस सजेस्ट करूंगा कि ये जो है जगहों के जो नाम है वो एक बार आप देख ले। याद करने को मैं नहीं कह रहा हूं, एक बार कॉन्शियस होकर एक बारी एक्टिवेट होकर इसको पढ़ लीजिए, तो आपके सब कॉन्शियस में ये चीजें रह जाएगी, आपको आगे कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। फिर सरस उत्पादकों की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए 1000 सरस मित्र खोले जाएंगे। तो मित्र कौन कौन से हो गए? एक तो पशु मित्र हो गए, ये जो भी हमने पढ़ा, एक ये सरस मित्र हो गए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कृषक मित्र जो थे, एग्रीकल्चर जो है फ्रेंड्स अगर मैं बोलूं तो ये जो चिरंजीवी योजना शुरू हुई थी उसमें स्वास्थ्य मित्र बनाए गए थे। तो ये मित्र वाला कंसेप्ट अभी चल रहा है और कहां पे और बनाए जा रहे हैं वो थोड़े ध्यान में रखें। मत्स्य पालकों के लिए एक ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर लेबोरेटरी खोली जा रही है, जो खारे पानी की एक्वाकल्चर की प्रयोगशाला होगी और वो कहाँ खोली जा रही है? चूरू में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेकिश वाटर की एक्वाकल्चर लेबोरेटरी कहां पर खोली जाएगी? चूरू में खोली जाएगी। 191 में भी इतना नंदीशालाओं के लिए जो बजट दिया गया ये नहीं पूछेंगे। 192 में फिर से जो राज्य सरकार का एक स्वप्न है, एक टारगेट है कि गरीबों को, बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को और सभी वर्गों को जो है, सभी वर्गों की दृष्टि से राजस्थान को जो है एक मॉडल स्टेट बनाने का जो सपना है उसका जिक्र यहाँ पे किया गया और सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म के वक्तव्य से ये बजट को यहाँ पे समाप्ति की गई है और फिर कर प्रस्ताव जो है वो शुरू किए गए। तो यहाँ तक जो है एग्रीकल्चर बजट भी जो है हमारा समाप्त होता है और एग्रीकल्चर बजट में हमने देखा कि 12 मिशन में इसको कन्वर्ट किया गया था और 12 मिशन में लगभग एग्रीकल्चर के सारे जो सेक्टर्स है उनको कवर किया गया था। और उसके बाद एग्रीकल्चर में जो ऋण है, एग्रीकल्चर में अगर जो एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर में दूसरी चीजें हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर के भी जो सेक्टर्स है जैसे पशुपालन है तो उसमें दुधारू गाय अगर आपकी डेथ हो गई है लंपी में तो उसके लिए 40,000 का असिस्टेंस है। फिर जो उनकी जांच के लिए फ्री दवाइयों का दायरा था उसको बढ़ाते हुए वैक्सीनेशन का और जो टेस्ट है उसको भी उसके दायरे में लेने की जो घोषणाएं हैं, उसके साथ पशु मित्र है, स्वास्थ्य मित्र है, कृषि मित्र है, इस तरीके के जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे हमने डिस्कस किए। और हमने ये देखा कि कृषि बजट जो है वो पहली बार
लाया गया है, और पहली बार जब कोई चीज लाई जाती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और जो पहली बार चीज आती है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि जो चीज पहली बार आती है उस पर क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आप ये मान के चलिए, एग्रीकल्चर बजट इस बार आया है, और बजट से अगर कोई सवाल आएगा तो एग्रीकल्चर बजट से जरूर उसमें से सवाल आएगा। और एग्रीकल्चर बजट में हमने एक एक प्रोविजन को अंदर से जाके अच्छे से देख लिया है। तो अगर हमने एक क्लास देख ली है तो हमारा कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कभी भी नहीं छूट सकता। अगर क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सही करके आएंगे, बशर्ते कि अच्छे से इस लेक्चर को देखो, नोट्स बनाओ और नोट्स एक दो बार रिवाइज भी करके जाना। और यही कृषि बजट अब मार्केट में जाना, कुछ दिन बाद मैगजीन्स आएगी, उनमें देखना 2 पैराग्राफ में देखे या 1 पैराग्राफ में देके खत्म कर देंगे। तो उससे जो है कि इतनी क्लैरिटी नहीं आती है जब हम रॉ एक्ट पढ़ते हैं, रॉ डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। अब हमें ये समझ आया कि बजट में एग्रीकल्चर बजट कैसे पेश हुआ है। बीच में इसको जो पॉइंट्स है इंक्लूड करके 192 तक एग्रीकल्चर बजट पेश कर दिया। और एग्रीकल्चर बजट में भी किस तरीके से सारे जो चीजें हैं वो ली जाती है, उसी को हम जब मैगजीन में देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कैसे बजट पेश होता है, कैसे पॉइंट की तो उसमें बात ही नहीं होती है, उसमें तो अपने ही पॉइंट बना के देते। तो इससे क्या है कि सरकार का जो वर्किंग है उसकी भी हमें आइडिया लगता है कि किस तरीके से सरकार वर्किंग करती है, किस तरीके से सदन में बजट जो है उसको पेश किया जाता है और उसमें पॉइंट्स रखे जाते हैं। तो जो रॉ एक्ट पढ़ने का एक जो हमारा स्टाइल है, उससे अपने आप में 10 चीजें भी हमें पता लगती। तो अब हम आगे की जो पॉइंट्स है टैक्स प्रपोजल्स वो देखेंगे।